अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्की सियासत में कल दोपहर से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के एक ट्वीट ने तनाज़ा खड़ा किया हुआ है और आज सदर मुमलिकत ने इस तनाज़े पर अपने सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात वापस इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सुपुर्द कर दी थी और उसके बाद उनके सेक्रेटरी वकार अहमद का जवाब भी सामने आ गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के कल के बयान ने एक नई आईनी और कानूनी बहस छेड़ दी है। सदर मुमलिकत के अख्तियारात और पार्लिमानी बालादस्ती से मुताल्लिक सवालात उठा दिए हैं। खुद रियासती निज़ाम पर भी सवालिया निशान लग गया है क्योंकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का दावा है कि ऐवान सदर के अमले ने सदर पाकिस्तान की बात नहीं मानी है, इसलिए उन्होंने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद का तबादला कर दिया है। लेकिन अब से कुछ देर पहले वकार अहमद का सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को लिखा गया खत सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सदर मुमलिकत ने मेरी खिदमात वापस कर दी, लेकिन मैं हक़ाइक़ सामने रखना चाहता हूँ। तासुर यह दिया गया कि सेक्रेटरी मज़कूरा बिल से मुताल्लिक किसी बेज़ाब्तगी का जिम्मेदार है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को ऐवान सदर में मौसूल हुआ। 3 अगस्त को सदर मुमलिकत को यह बिल भेज दिया गया। तरमीमी बिल की 10 दिन की मुद्दत 11 अगस्त को पूरी होना थी। सदर ने ना बिल की मंजूरी दी और ना ही बिल पार्लियामेंट वापस भिजवाने का तहरीरी फैसला लिखा। ये फाइल अभी भी सेक्रेटरी के दफ्तर को वापस नहीं भिजवाई गई है। खत के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल ऐवान सदर को 8 अगस्त को मौसूल हुआ, जिसे 9 अगस्त को सदर के दफ्तर को भिजवा दिया गया। इस बिल की 10 दिन की मुद्दत 17 अगस्त को पूरी होना थी। सदर ने ना इस बिल की मंजूरी दी, ना इसे मुस्तरद किया। मज़कूरा हक़ाइक़ से मालूम होता है कि मैंने इन बिल्स के मामले में ताख़ीर नहीं की और ना ही कोई बेज़ाब्तगी और कोताही बरती। ये दोनों बिल्स अभी भी सदर के दफ्तर में मौजूद हैं। मज़कूरा बिल्स 21 अगस्त तक सेक्रेटरी के ऑफिस में वापस नहीं भिजवाए गए, इसीलिए आपका मुझे दोबारा इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भेजने का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं है। वकार अहमद के खत के मुताबिक मैं सदर मुमलिकत से दरख्वास्त करता हूँ कि मामले की FIA या किसी भी एजेंसी से इंक्वायरी करवाकर कोताही के जिम्मेदारों का तयन करें। अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत मुझे इन बिल्स पर वजाहत के लिए बुलाती है तो मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रिकॉर्ड पेश कर सकता हूँ। मैंने ना बिल्स के मामले में ताख़ीर की और ना ही सदर के दफ्तर की साख को मजरू किया। ये सदर पाकिस्तान के ओहदे से हटाए गए सेक्रेटरी वकार अहमद का मौक़िफ़ है और दूसरी तरफ बहस यह है कि मज़कूरा दोनों बिल्स कानून बने हैं या नहीं बने हैं। और जाहिर है इस बहस के बाद तहरीक इंसाफ ये ऐलान कर रही है कि वो इस मामले को लेकर अदालत जाएगी, मगर सदर के बरतरफ किए गए सेक्रेटरी ये दावा कर रहे हैं कि वो किसी भी कानूनी फोरम पर हक़ाइक़ और दस्तावेज़ रखने को तैयार हैं और वो कह रहे हैं कि सदर ने ये बिल्स वापस भिजवाए नहीं थे, ये उनके चैम्बर में ही मौजूद थे। हमारे साथ सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, रहनुमा नून लीग, सेनेटर सैयद अली ज़फ़र, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आप दोनों अपनी अपनी जमातों में एक बड़ी कानूनी आवाज़ समझे जाते हैं। तारड़ साहब आप खुद साबिक़ वज़ीर कानून हैं, मगर बहस ये है कि जो भी हुआ मगर ये कानून नहीं है, क्योंकि 75(1) के तहत सदर 2 ही काम कर सकता है, या तो बिल पर हाँ करे, दस्तखत कर दे, या फिर उसे वापस कर दे। अगर दोनों काम नहीं हुए हैं तो यह कानून नहीं है। जी बहुत शुक्रिया शाहज़ेब, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम देखें लेटर एंड स्पिरिट में जो 75 है और ख़ास तौर पे इस तनाजुर में कि हम एक पार्लिमानी निज़ाम में रहते हैं जहाँ पे जो हाकमियत है वो अल्लाह ताला के फ़रमान के ताबे वो मुंतखब नुमाइंदों को सौंपी गई है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को। तो उस हवाले से अगर इस तरह हम इंटरप्रेट कर लें कि सदर मुमलिकत गैर मुअय्यना मुद्दत तक बिल के ऊपर बैठ सकते हैं और वो कुछ किए बगैर अपने दराज में रखें, तो इसका मतलब है कि फिर पार्लियामान तो रिडंडेंट हो गई, वो तो उसकी तो कोई हैसियत ना रही। इसीलिए बड़ा वाज़े तरीके से लिख दिया गया है आर्टिकल 75 में 2 सिचुएशंस के जब दोनों ऐवानों से बिल पास हो जाए तो वो असेंट के लिए जाएगा सदर मुमलिकत के पास। सदर मुमलिकत के पास 10 अय्याम दिए गए हैं। उन 10 अय्याम में उन्होंने उस बिल को एग्ज़ामिन करना है और अगर वो समझते हैं कि उसमें कुछ चीज़ जो है वो उस पर नज़र षानी होनी चाहिए कुछ शिकों पे या पूरे बिल पे, तो वो पार्लियामेंट को गुजारिश करेंगे। एक मैसेज के ज़रिए लिखा हुआ है, शैल सेंड अ मैसेज टू द पार्लियामेंट रिक्वेस्टिंग दैट द बिल में बी रिव्यूड, उसको री एग्ज़ामिन किया जाए। अब दोबारा जब वापस जाएगा तो फिर जॉइंट सिटिंग ने उसको पास करना है या सदर मुमलिकत के जो मशवरे हैं उन पे अमल करते हुए उसमें तब्दीलियां करनी हैं। पर जब वो वापस भेजा जाएगा दोबारा
तो फिर सदर साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो 10 रोज़ के बाद कानून का हिस्सा बन जाएगा। अब आते हैं पहले हिस्से पे। पहला हिस्सा बड़ा वाज़ेह है, उसमें लिख दिया गया कि 10 यौम के अंदर अंदर उन्होंने उस बिल को या असेंट करना है या उन्होंने वजूहात के साथ, यानी कि अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हुए पार्लियामान को वापस भिजवाना है इस रिक्वेस्ट के साथ कि वो उसको देखें। अगर वो ये नहीं करते तो मैं तो बिल्कुल इस पर क्लियर हूँ कि वो कानून जो है, वो बिल जो है वो कानून बन जाएगा। क्योंकि अगर हम कहें कि ये डीमिंग असेंट नहीं है और सदर मुमलिकत इसको रख सकते हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, तो जो बात मैंने शुरू में की है, ये फिर पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसको मिलिटेट करती है। ये बात, वो पूरे का पूरा निज़ाम उल्ट जाएगा। जो पार्लियामान की बालादस्ती है वो ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर सदर मुमलिकत पार्लियामान को किसी वजह से अंडरमाइन करना चाहते हैं, खुदा न खास्ता, या बेतौकीर करना चाहते हैं, तो जो भी बिल उनकी तरफ जाएगा असेंट के लिए, वो उसे अपने दराज में रख दें और अपने अमले से पूछते रहें कि बेटा वही पड़ा है कि भेज दिया वापस। अली ज़फ़र साहब, क्योंकि ज़ाहिर आप नहीं होता अली ज़फ़र साहब, क्योंकि आपकी राय यह है कि ये कानून नहीं बना है, मगर अब तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि इस तरीके से तो सदर साहब को इख्तियार मिल जाएगा कि बिल उनके पास आया, उन्होंने दराज में रख दिया, उसके बाद वो कानून ही नहीं बनेगा और पार्लियामेंट की बेतौकीरी होगी। जी ऐसी बात नहीं है शाहजेब साहब। आर्टिकल 75 बताता है कि कानून साजी किस तरह होनी है, कानून किस तरह बनेगा। और आर्टिकल 75 अगर आप देखें तो ये 2 स्टेजेस पे है। स्टेज 1 की पहले बात करते हैं। स्टेज 1 ये है कि नेशनल असेंबली और सेनेट ने बिल पास कर दिया और प्रेसिडेंट साहब को भेज दिया कि आप इसको देखें। अब 75 ये कहता है स्टेज पे कि प्रेसिडेंट साहब के पास 2 इख्तियारात हैं, या तो उसको असेंट करेंगे, असेंट का मतलब ये है कि वो उसको साइन करेंगे, अगर वो साइन कर देते हैं तो कानून बन जाएगा, और दूसरी ऑप्शन उनके पास ये है कि वो उसको वापस भेज दें अपने कमेंट्स के साथ। अब अगर वो साइन नहीं करते तो कानून नहीं बनेगा। बेशक वो गलती करें, वापस ना भेजें या भेजें, वो अलग बात है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, लेकिन कानून नहीं बनता। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, कानून इसलिए नहीं बनता कि इधर इस स्टेज 1 पे ये आइन नहीं कहता कि ये डीम किया जाएगा या ये माना जाएगा कि अगर 10 दिन में उन्होंने साइन नहीं किया तब भी कानून बन जाएगा। ये डीमिंग प्रोविजन स्टेज 1 के लिए नहीं है। स्टेज 2 पे अब आते हैं। अगर ये प्रेसिडेंट साहब असेंट नहीं करते तो फिर कानून कैसे बनेगा ये बिल, उसका तरीका स्टेज 2 में दिया हुआ है। और स्टेज 2 में तरीका ये दिया है कि अगर प्रेसिडेंट साहब साइन नहीं करते तो फिर ये मामला जॉइंट पार्लियामेंट में जाएगा, और जॉइंट पार्लियामेंट जो है वो फिर अगर उसको कंसिडर करके दोबारा भेज देता है प्रेसिडेंट साहब को, और प्रेसिडेंट साहब फिर असेंट नहीं करते, तो तब आइन कहता है कि 10 दिन के अंदर अंदर वो साइन के बगैर भी, असेंट के बगैर भी वो समझा जाएगा कि वो असेंट हो गई है। तो एक तरफ तो बात यह है, पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि क्या ये कानून बना है। मेरी नजर में ये कानून नहीं बना, ये कागज का टुकड़ा है जब तक कि पहली स्टेज पे साइन नहीं होता। दूसरा सवाल ये है कि अगर साइन नहीं होता तो फिर इसका क्या तरीकाकार है कानून बनने का, वो भी मैंने बताया कि वो स्टेज 2 में है, जब जॉइंट पार्लियामेंट बैठेगा तो एज ऑफ नाउ अगर ये जो नुक्ता है तारड़ साहब का, साहब के जी, फिर तो प्रेसिडेंट रख के ही बैठे रहे, तो आप ये कह रहे हैं अगर 10 दिन में वो नहीं करते तो ये असेंट नहीं होगा, मगर क्या फिर रिटर्न ख्याल किया जाएगा कि रिटर्न हो चुका है, ये डीम रिटर्न है? ये फिर इसका मतलब ये है कि उन्होंने नहीं माना, तो अब इसका तरीकेकार ये नहीं है कि वो सारी उम्र प्रेसिडेंट साहब बैठे रहेंगे। इसका तरीकेकार ये है कि वो प्रेसिडेंट साहब ने नहीं असेंट किया तो जॉइंट पार्लियामेंट में मामला जाएगा, और पार्लियामेंट जो है वो फिर उसको जॉइंट पार्लियामेंट उसको वापस भेज सकता है। यही तरीका है। आपको शाहजेब साहब, आप बड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं माशाल्लाह। आपको मैं एक और जिक्र करता चलूं कि ये इस अमेंडमेंट से पहले स्टेज 1 पे लिखा हुआ था, आइन में ये लिखा था बड़ा क्लियरली कि स्टेज 1 पे अगर वो 10 दिन में वो नहीं मानते या उसको रिटर्न नहीं करते तो फिर वो डीम्ड असेंट हो जाएगी। लेकिन जब ये तरमीम की गई तो तरमीम में वो शिक निकाल दी गई और एक नई स्टेज बना दी गई, स्टेज 2, और वहां स्टेज 2 में कहा गया कि स्टेज 2 में अब असेंट डीम की जाएगी। यानी कि अगर जॉइंट पार्लियामेंट, तारड़ साहब ये जो बात अली ज़फ़र साहब कर रहे थे, ये पहले ये था
कि प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और 7 दिन के अंदर अगर प्रेसिडेंट ने नहीं किया कुछ तो उसको समझा जाएगा कि उनकी हाँ कंसीडर की जाएगी, असेंट समझा जाएगा। उसको वाकई तब्दील किया गया, तब्दील करके 75 की शिक 2 डाली गई, तो वो इसी पर्पस के लिए डाली गई ना तारड़ साहब। और जो आपका कंसर्न है कि फिर तो वो बेतौकीरी करेंगे और कानून को लेकर बैठ जाएंगे, अली जफर साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये रिटर्न ख्याल होगा, ये असेंट नहीं ख्याल होगा, ताकि फिर बेतौकीरी नहीं होगी। मगर अब क्योंकि है नहीं पार्लियामेंट तो आ नहीं सकता ज्वाइंट सेशन के सामने। देखिए जो बी है ना जी, बी में किसी किस्म की 1B में कोई तरमीम नहीं हुई, उसके बाद 2 डाला गया और 2 में ये कहा गया कि क्योंकि वो वहाँ इसी तरह की लैंग्वेज थी, ये मेरे बिल्कुल सामने है, मैं अगर इसे पढ़ दूँ तो बहुत वाज़े हो जाएगा, और उसमें किसी किस्म की चेंज नहीं आई। 75(1) बी कहता है इन द केस ऑफ अ बिल अदर देन अ मिनी बिल, यानी बजट से रिलेटेड बिल जो है उसमें ये सारा अप्लाई नहीं करता, वो कौमी असम्बली में जब पास हो गया तो वो पास है। रिटर्न द बिल टू द मजलिस शूरा पार्लियामेंट विद ए मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द बिल और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन देयर ऑफ बी रिकन्सिडर्ड एंड दैट एनी अमेंडमेंट स्पेसिफाइड इन द मैसेज बी कंसिडर्ड। तो बड़े वाज़े अल्फाज में कहा गया कि सदर मुमलिकत अपना माइंड अप्लाई करेंगे, उस बिल को पढ़ेंगे, एग्ज़ामिन करने के बाद वो एक राय कायम करेंगे और एक मैसेज की, एक पैगाम की सूरत में पार्लियामान को अपनी गुजारिशात भेजेंगे, रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट कि वो उन शिक्कों को या उस शिक को जिसके बारे में उन्होंने राय दी है, या पूरे बिल को, अगर उनकी राय में ये पूरा बिल ही ठीक नहीं है, वो रिकन्सिडर करे। अब जो नया क्लॉज दिया गया इसमें 18वीं तरमीम में, उसमें कहा गया कि व्हेन प्रेसिडेंट हैज़ रिटर्न्ड अ बिल टू मजलिस शूरा it shall be reconsidered by Majlis Shura in a joint sitting, and if it is again passed with or without amendment by Majlis Shura by votes of majority of the members, it shall be deemed for purpose of constitution to have been passed both houses and shall be presented to President, and President shall give his assent within 10 days, failing which such assent shall be deemed to have been given up। 2 हिस्से बड़े वाजे हैं। पहला हिस्सा सिर्फ उन्हें एक इख्तियार देता है, उनके पास 10 रोज़ का टाइम दिया जाता है और कहा जाता है कि आप अपना माइंड अप्लाई करें, आप इस बिल को एग्ज़ामिन कर लें, अगर आपकी राय में उस बिल में कोई कमी बेशी है, वो नज़र सानी का मुतकाज़ी है आपकी राय में, तो आप उन शिक्कों का जिक्र करें या पूरे बिल के बारे में अपनी राय दें और पार्लियामान को भिजवा दें विदिन 10 डेज़, वरना यहाँ पे टाइम ना दिया जाता और फिर ये पड़े रहते 10 रोज़ तक। अगर तो सदर मुमलिकत, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे बिल वापस भेजे हैं हमें, जब हम हुकूमत में थे कुछ बिल मौसूल हुए, उन्होंने उस पर रीज़न्स दिए और वापस कर दिए। आपको याद होगा कि पहले नैब कवानीन जब बने थे, दोनों ऐवानों में उन्होंने मैसेज लगा के भेजा, हमने दोबारा रिकन्सिडर किया। इलेक्शन का पहले एक अमेंडिंग बिल था, उस पर भी ये हुआ। इस दफ़ा उन्होंने टोटल इलेक्शन है उनके पार्ट के ऊपर और उन्होंने उसको रख दिया दराज में और 10 दिन गुजर गए। अब जो मैंने पहली बात की है, मैं बहुत वाज़े हूँ, हर बंदे की एक अपनी राय होती है, मेरी राय इस पे बहुत क्लियर है कि ऐसी सूरत में 11वें रोज़ वो बिल जो है वो नोटिफाई हो जाएगा, वो पब्लिश हो जाएगा और वो एक्ट बन जाएगा, क्योंकि सदर मुमलिकत को जो आइन ने इख्तियार दिया था उन्होंने वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर ये कहते हैं कि ये उनकी कंसेंट नहीं है, तो सिर्फ उस सूरत में नहीं है जब उन्होंने एक्सप्रेसली की, लैंग्वेज बहुत क्लियर है। मेरे ख्याल में इसमें अली जफर साहब, ये जो बात है कि प्रेसिडेंट के पास जो वापस भेजने का ऑप्शन है जो 75B का, जिसका तारड़ साहब भी जिक्र कर रहे हैं, वो है कि विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द बिल और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन देयर ऑफ बी रिकंसीडर्ड एंड दैट एनी अमेंडमेंट स्पेसिफाइड इन द मैसेज बी कंसीडर्ड। उसके बाद 75(2) किक इन होता है। क्योंकि सदर ने पैगाम के साथ वापस नहीं भेजा, इसलिए तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि फिर किक इन हो गया, जिसकी वजह से ये असेंट हो गया और ये कानून बन गया। सदर साहब दराज में रख के नहीं बैठ सकते। अब तो उनके सेक्रेटरी भी कह रहे हैं कि सदर साहब ने तो मुझे भेजा ही नहीं था, ये तो उनके चैम्बर से वापस नहीं आया। जी देखें, मेरा इतराज़ आइडियली ये होना चाहिए था, जो बिल्कुल आइन की एग्जैक्ट प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट साहब को चाहिए था कि वो इसको वापस भेज देते, रिजेक्ट करते वक्त साथ उसके अपने जो रीजंस हैं, जो वजूहात हैं रिजेक्ट करने की, वो भी भेज देते। आइडियल ये सिचुएशन थी। लेकिन ये मेरा इशू नहीं कि उन्होंने ये नहीं किया, क्यों नहीं किया, वो अलग एक बहस है। अज्यूम करें कि उन्होंने नहीं किया और हकीकत भी ये है कि उन्होंने नहीं किया,
जब उन्होंने ये उसको वापस अपने रीजंस के साथ नहीं भेजा, तो क्या आप ये अज्यूम कर सकते हैं किसी आइन की शिक के बगैर कि वो ऑटोमेटिकली कानून बन गया? जबकि आइन कहता है कि कानून ऑटोमेटिकली सिर्फ तब बनेगा जब ये रिटर्न्ड जो बिल है वो जॉइंट पार्लियामेंट भेजेगा, उस स्टेज 2 पे ही वो डीमिंग प्रोविजन आती है, वरना स्टेज 1 पे आइन डीमिंग प्रोविजन डाल देता। ये बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह बहुत सारे कवानीन हैं जो कहते हैं कि अदालत ने 6 महीने में फैसला करना है, लेकिन जब अदालत फैसला नहीं करती तो क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जज के सिग्नेचर के बगैर, जज के फैसले के बगैर वो जजमेंट आ गई? ऐसी बात तो कम से कम आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है मेरी नजर में। बड़ा वाज़ेह सिचुएशन है कि प्रेसिडेंट साहब ने वापस नहीं भेजा, उन्होंने साइन भी नहीं किया। तो एक चीज है कि क्या साइन ना करने से कानून डीम हो गया, वो बन गया, वो तो क्लियर है कि वो नहीं बना। अब उन्होंने वापस नहीं भेजा, ये उनकी शायद गलती है। क्या वजह थी? उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं भेजा, उनके स्टाफ ने नहीं भेजा, उन्होंने नहीं भेजा। ये एक और अली साहब, क्या आपकी गुफ्तगू हुई है सदर साहब से? क्योंकि अब से 10 दिन पहले उन्होंने कोई 13 बिल्स वापस भेजे हैं। अब खबरें चलती रही जा रही, एक बिल 2 तारीख को गया है, 12 अगस्त को 10 दिन हो जाते हैं, एक 8 को गया है तो 18 को 10 दिन हो जाते हैं, फिर खबर चलती है उसके 24 घंटे बाद उनका मौक़िफ़ आता है। अब उनके सेक्रेटरी जिनको उन्होंने की सर्विसेज वापस की हैं वो कह रही है तो सदर के चैम्बर से नहीं वापस है। आपकी कोई बात हुई है कि क्या उनका मौक़िफ़ है सब पर, कि क्या हुआ जब आप खुद भी कह रहे हैं कि आइडियली उन्हें वापस भेजने चाहिए था? जी नहीं, मेरी बात नहीं हुई, लेकिन वो अपना मौका जरूर पेश करेंगे। एक चीज तो बड़ी वाजे है, और अगर आप ये नोटिफिकेशन देखें हुकूमत की और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने जो मिनिस्ट्री ने की थी, तो बड़े वाजे तौर पे उन्होंने ये कहा है कि ये साइन नहीं किया सदर साहब ने। नोटिफिकेशन भी कहती है कि हम इसको डीम करते हैं कि ये कानून बन गया। अब इसका कोई हक आइन गवर्नमेंट को नहीं देता, हुकूमत को नहीं देता कि वो एक कानून को अज्यूम कर लें। एक बात जरूर हो रही है कि प्रेसिडेंट साहब ने ये ट्वीट जो है अपना 24 घंटे या 25 घंटे बाद क्यों किया, ये बात दुरुस्त है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये सोचें कि अगर ये ट्वीट ना की होती तो क्या एक कानून जो कागज का टुकड़ा है, जो कानून नहीं बना, वो हमें पता ही ना चलता कि कभी साइन हुआ ही नहीं, और फिर हम उसको कानून समझ के उसको इम्प्लीमेंट कर देते। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि फिर ये ट्वीट करने से पहले क्या उन्होंने कानूनी मुशावरत आपसे की? क्योंकि उनके ट्वीट में तो ये अजम्पशन है कि कानून बन गया है। वो तो खुद माफी मांग रहे हैं लोगों से जो इससे मुतासिर होंगे, जैसे सदर साहब खुद भी अज्यूम कर रहे हैं कि यह कानून बन गया है। जी देखिए, मेरे लिहाज से वो अज्यूम नहीं कर रहे। मेरे लिहाज से वो बहरहाल इसकी एक्सप्लेनेशन वही देंगे, हो सकता है अज्यूम कर रहे हो, लेकिन मेरी नजर में वो शायद माफी इसलिए मांग रहे हैं कि उन्होंने जो 24 घंटे या 25 घंटे बाद ये इन्फॉर्म किया लोगों को, और उस अरसे में अगर कोई किसी किस्म का अबहाम की वजह से किसी के खिलाफ एक्शन हो गया तो शायद वो उसके लिए अपनी अपोलोजाइज कर रहे हैं कौम से, या शायद इसलिए अपोलोजाइज कर रहे हो कि मैंने रीजंस के साथ नहीं भेजा। ये उनका मौकफ क्या है इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इसको हम कानून और आइन की नजर से अगर देखें तो एक शख्स का कहना या समझना अलग बात है, आइन क्या कहता है ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। और तार साहब, मुझे आइन बड़ा वाज़ेह नजर आता है। तार साहब, आप कहिएगा, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ ने तो ऐलान किया है कि वो अदालत भी जा रहे हैं इस हवाले से। जाहिर है अगर अदालत में इंटरप्रिटेशन होगी फिर वाज़ेह होगा कि कानून है या नहीं है, या आप समझते हैं कि ये हर हाल में कानून है? क्योंकि अली ज़फ़र साहब ने बड़ी वज़ाहत से बताया कि वो समझते हैं कि कानून नहीं है। मैं बड़ा जी इस पर क्लैरिटी से ये अर्ज़ करूँगा कि जिस लम्हे ये कानून 11वें रोज़ नोटिफाई हुआ है, अब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, और मेरी जो ये राय है उसके पीछे ताकत है आईने पाकिस्तान की, कि जिसके प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में जो निज़ाम हुकूमत है वो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत है, हाकमियत अल्लाह ताला की है, और इस मुल्क में जो हाकमियत है वो उसके फरमान के ताबे अवाम के वोटों से मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो चलाएंगे। अगर हम इस तशरीह के ऊपर अमल पैरा होना शुरू कर दें जो मेरे भाई कह रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में पार्लियामेंट एक रबड़ स्टैम्प बन के रह जाएगी। सदर मुमलिकत, जिनका रोल एक रस्मी सरबराह मुमलिकत का है, और वो आम ज़िंदगी के जो बाकी ऑफिशियल अमूर हैं उनमें वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद हैं, और उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि ऑन हिज ओन वो कुछ कर सके।
वो अगर पार्लियामेंट को डिक्टेट करना शुरू कर दे, आप ज़रा लैंग्वेज मुलाहिजा करें कि प्रेसिडेंट, हालांकि आईनी सरबराह उन्हें ये नहीं कहा गया कि वो डायरेक्ट करेंगे पार्लियामेंट को, कहा गया रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू प्लीज़ रिकंसिडर द सेम। तो आपको पूरी स्कीम समझ आ जाती है उससे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बी जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आर्टिकल 75 की जो क्लॉज 2 है वो किक इन नहीं होती। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बहस मुबाहिसे की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। मुनासिब है अगर कोई अदालत जाना चाहता है जाए, लेकिन मेरे राय में ये वैलिड पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन हैं, ये एक्ट्स हैं इस वक्त, unless and until these are either amended or recalled by parliament और otherwise कोई डिसीजन आए अदालत का जिसमें इसकी तशरीह हो। लेकिन कानूनी स्कीम के अंदर रहते हुए ये बिल्कुल वैलिड लेजिस्लेशन है। अली ज़फ़र साहब, फिर आप, क्योंकि निगरान हुकूमत के वज़ीर कानून ने भी कहा कि ये कानून बन गया है, तो अब आप अदालत जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें, अदालत एक पॉलिटिकल जमात भी जा सकती है, कोई जो शख्स इफेक्ट हो रहा है जिसपे ये कानून, बल्कि कानून का कागज का टुकड़ा जो है ये इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश हो रही है, वो भी जा सकते हैं। और मेरा ख्याल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी ये ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये जो कानून है इसका इम्पैक्ट पूरे पब्लिक पे भी होता है। तारिर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, उन्होंने आइन की बात की, उन्होंने कहा ये रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत है। काश जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और जो आइन कहता है कि 90 दिन में आपने पंजाब और KP में इलेक्शन भी कराना है, काश ये स्पिरिट जो है, जब हुकूमत में ये हुकूमत थी, काश ये स्पिरिट, आइन की स्पिरिट को इम्प्लीमेंट किया जाता, उसको नाफिज किया जाता, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की डिफाइंस या उसकी कॉन्ट्रडिक्शन या उसकी खिलाफ वर्जी ना की जाती। तो ये बात अब तो बहुत अच्छी लगती है कि आइन की पासदारी होनी चाहिए, लेकिन जब इलेक्शन की बात आई थी तो, और कॉन्स्टिट्यूशन जब 90 दिन के इलेक्शन की बात करता था, तो उस वक्त क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, ये समझ से बाहर है। बहरहाल वो डिबेट मुख्तलिफ है। फिलहाल इस आइन की जो बात कर रहे हैं आर्टिकल 75 की, मेरा ख्याल है बिल्कुल वाज़ेह है। और जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, काफ़ी बार आपके प्रोग्राम पे भी कहा कि जब एक, मेरी नज़र में एक कानून जो है वो आइन के इतना क्लियरली खिलाफ हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या अदालतें जो हैं वो उसी को आइन के मुताबिक फिर फैसला करती हैं। और आइन के मुताबिक यही फैसला नजर आ रहा है मुझे अदालतों की तरफ से कि ये कानून नहीं बना, ये कानून नाफिज नहीं हो सकता जब तक जॉइंट पार्लियामेंट इसको कंसिडर ना करे और वापस ना भेजे प्रेसिडेंट साहब के पास, तब बेशक डीमिंग प्रोविजन आ सकती है। कानूनी राय आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम खबर है इमरान खान साहब के हवाले से, और अटक जेल में उनके जो हालात हैं उस हवाले से बहुत अहम खबर आई, उस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मुल्क में निगरान हुकूमत के आते ही अहम गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम होने वाली खुसूसी अदालत में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ आज समाअत भी हुई है और PTI के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को आज साइफर से मुताल्लिक केस में 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया है, जबकि ज़राए से यह खबर भी सामने आई है कि चेयरमैन PTI जो इस वक्त तोशाखाना केस के जुर्म में अटक जेल में हैं, उनकी भी इस केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। दूसरी तरफ जेल में इमरान खान की मौजूदा सूरत हाल और सहूलियात से मुताल्लिक अटक के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शफकतुल्लाह खान की रिपोर्ट सामने आई है, जिसे तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है, जिसमें इमरान खान की प्राइवेसी से मुताल्लिक सवालात उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जज शफकतुल्लाह ने 15 अगस्त को अटक जेल का मुआयना किया, जेल के तमाम ज़रूरी मकामात का जायजा लिया गया और कैदियों का तफसील से इंटरव्यू किया गया, जबकि कोई भी शिकायत मौसूल नहीं हुई। बुनियादी सहूलियात से मुताल्लिक कैदी मुतमईन नजर आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वो सेल जहां साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कैद थे, इसका भी दौरा किया गया, जिन्होंने CCTV कैमरा पर शदीद तशवीश का इजहार किया है, जो प्रिजन बार्स के बिल्कुल सामने इंस्टॉल किया गया है और ये फासला सिर्फ 5 से 6 फीट का है और ये कैमरा सेल में मौजूद बाथरूम को भी कवर करता है, जिसकी 2.5 से 3 फीट लंबी दीवार है, जिसकी वजह से बाथरूम इस्तेमाल करने में कोई प्राइवेसी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कैदी यानी इमरान खान ने जिन खदशात का इज़हार किया है वो हकीकी हैं और जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है, मगर जो जेल सुप्रिटेंडेंट वहाँ मौजूद थे उन्होंने कैदी यानी इमरान खान के खदशात को हल करने की यकीन दहानी करवाई है। इमरान खान ने यह भी शिकायत की कि उनके वकला और उनकी अहलिया को उन तक आसानी से रसाई हासिल नहीं। सुप्रिटेंडेंट ने यकीन दहानी कराई है कि इमरान खान को जेल रूल्स के मुताबिक उनकी अहलिया और वकला से मिलने की इजाज़त होगी।
अब जहाँ ये मामला चल रहे हैं तो वहीं कल असद उमर की भी गिरफ्तारी की खबर सामने आई थी। बाद में FIA के जराये से यह खबर सामने आई कि असद उमर से पूछगछ की गई मगर बाज़ाब्ता गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके बाद ख़ानदानी जराये से खबर आई कि असद उमर घर वापस आ गए हैं। हमने असद उमर से रब्ता किया मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। निगरान हुकूमत आते ही अब जहाँ तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा मजीद तंग हो रहा है तो कहीं वकील और कहीं सियासी रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी के केसेस में तेज़ी सामने आई है। कुछ दिन पहले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने इस्लामाबाद में एक रैली निकाली थी। इस रैली से PTM की क़यादत और वकील ईमान मज़ारी ने खिताब किया था, जिसके बाद हफ्ते को रात गए ईमान मज़ारी और फिर अली वज़ीर को गिरफ्तार किया गया और आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दोनों अफराद को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। पूरी सूरत पर बात करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद है। बुगटी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। बुगटी साहब, ज़ाहिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पिछली हुकूमत में हुई थी और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते थे कि जी अप्लाई करें, उसके बाद जो सहूलतें होंगी वो सहूलतें इमरान खान को फराहम की जाएंगी। अब ज़ाहिर उन्होंने B कैटेगरी अप्लाई तो A कैटेगरी के लिए किया मगर जो भी रूल्स के मुताबिक सहूलियात बनती हैं, फैसिलिटीज़ बनती हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि उन्हें दी जानी चाहिए। अब जज शफकतुल्लाह साहब अटक जेल का दौरा करते हैं क्योंकि उन्हें अडियाला की बजाय अटक में रखा गया है और वो बताते हैं कि इमरान खान ने जिस तशवीश का इजहार किया वो तशवीश हकीकी है, उसको वो इंडोर्स कर रहे हैं कि प्रिजन बार्स के सामने कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है, 5 से 6 फीट का फासले पर किया हुआ है, ना कोई प्राइवेसी मौजूद है, बाथरूम क्योंकि वो खुला हुआ है, 2.5 से 3 फीट की उसकी दीवार है, जिसकी वजह से ना उनके पास कोई प्राइवेसी है, ना उन्हें मुलाकात उस तरीके से करने दी जा रही है अपने घर वालों से या फिर वकला से। देखें, मुलाकात तो उनकी अभी पिछले दिनों भी मीडिया में भी रिपोर्ट्स हुई, वो उन्होंने की थी। जहाँ तक रही बात इस कैमरा की या इस रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट से जेल खाना जात से पूछा जाएगा। मैं इंक्वायरी तो नहीं, मैं पूछूंगा ज़रूर कि इसका मामला क्या है। अभी तक मेरे नॉलेज में इस तरह की ना ये जज की रिपोर्ट लाई गई है और ना मुझे इस बारे में इल्म है साहब। मगर अब आपके इल्म में आ गया, मैंने आपके सामने भी रख दिया। अब ज़ाहिर है वो साबिक वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, साबिक क्रिकेट स्टार हैं, आप लोगों का तो बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी उनके साथ, तो आप नहीं समझते कि इस बात को यकीनी बनाना चाहिए क्योंकि इस्लामाबाद के वो कैदी हैं मगर क्योंकि इस्लामाबाद की अपनी जेल नहीं है तो अडियाला में रखा जाता, अडियाला में भी नहीं रखा गया, अटक में रखा गया जहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है, उन कम फैसिलिटीज़ में भी उनको कम फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, प्राइवेसी का भी नहीं ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, इंश्योर करेंगे कि कानून के मुताबिक जो फैसिलिटीज़ उन्होंने अप्लाई की हैं, जो क्लास उन्होंने अप्लाई किए हैं और जो क्लास वो डिज़र्व करते हैं एज एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो तमाम फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही हैं। जहाँ तक मेरे इल्म में लाया गया है तो उनके पास वहाँ पर बेड भी है और उनके पास क्या कहते हैं अखबार की भी फैसिलिटी है। तो ये तो अभी जो भी कानून इजाज़त देगा उसके मुताबिक उनके साथ रवैया रखा जाएगा। बुट साहब, किसी कैदी को गिरफ्तार करके उसके ऊपर अगर कैमरा लगा दें तो यही अपने अंदर एक जहनी टॉर्चर है। अगर वो वॉशरूम नहीं जा सकता, उसे पता है वॉशरूम जाऊंगा तो सामने से कैमरा देख रहा है, नहा धो नहीं सकता, तो ये वैसे ही एक टॉर्चर है, ये भी एक टॉर्चर है। देखिए, अब ये तो कैमरे की बात आप कह रहे हैं या मीडिया में रिपोर्ट हुई है, जज साहब जो कह रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं। मैं पंजाब हुकूमत से बात करूंगा और उस पर हम जो कानून कहेगा वो कैमरा ज़ाहिर है कानून में नहीं है तो उसको हटा दीजिए। हाँ, उनकी सिक्योरिटी के लिए अगर सेल के बाहर कोई कैमरा लगाया गया है जो उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो उसमें हर्ज नहीं है। हाँ, उनकी प्राइवेसी को अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो जाहिर है फिर वो मुनासिब बात नहीं है, उसको हटवा भी दिया जाएगा और जेल खाना जात के अमले से बाज़पुर्स भी की जाएगी। साथ ही भुट्टो साहब, ज़ाहिर है आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट है जिसका कोई सियासी ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा लग रहा है कि गिरफ्तारियों का तसलसल अपनी जगह पर बरकरार है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर के मामले पर शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया। अगर कोई कानून तोड़ा है, शाह महमूद कुरैशी साहब तो अदालतों में मुसलसल पेश हो रहे हैं, अगर आपको लगता है मुल्क से जा सकते हैं तो ECL पे डाल देते। ये गिरफ्तारी करना फिर रिमांड ले लेना 4 दिन का, इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं, वो इदारे अपना काम कर रहे हैं और जो फोरम्स हैं उनके पास कोर्ट के सूरत में फोरम्स मौजूद हैं। अगर गिरफ्तारी के वारंट्स मौजूद हैं और साइफर में जितने भी लोग हैं वो जो इन्वॉल्व होगा, जो कानून को हाथ में लेगा, कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उनके पास फोरम्स मौजूद हैं, उन फोरम्स में जाकर रिलीफ ले लें। कोर्ट्स में जा रहे हैं, कोर्ट फैसला करेगी कि कौन गिल्टी है कौन नहीं है, कोर्ट का काम है। बाकी इदारे काम करते हैं और वो जहाँ जहाँ लॉ को हाथ में लिया जाता है या लॉ के अगेंस्ट कोई काम होता है
उसके मुताबिक वारंट गिरफ्तारी भी इशू होते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं। आपने कहा कि इदारे मौजूद हैं, यही तो तासुर है कि इदारे मौजूद हैं, वही काम कर रहे हैं। ना पिछली हुकूमत काम कर रही थी, ना आप लोग कर रहे हैं, इदारे ही कर रहे हैं, वही करा रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी का मकसद उनसे पार्टी छुड़वाना है और कुछ नहीं है। आप जिन इदारों का जिक्र करें, मैं उन इदारों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान में पुलिस है, पाकिस्तान में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स हैं वो अपना काम करें, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे अपना काम करें। जिन इदारों की तरफ आप जिक्र करें उनका काम सिक्योरिटी को देखना है, इंटरनेशनल और नेशनल सिक्योरिटी को, वो काम कर रही हैं और ये इदारे अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, मगर मुल्क के साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, वैसे भी किसी शख्स को उसकी आज़ादी से महरूम किया जाए, उनसे तहकीकात वैसे भी हो सकती थी, रोज़ाना बुला के हो सकती थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वो उनके पास फोरम मौजूद है ना शाहजेब, वो जाके उस फोरम से अपने लिए रिलीफ ले लें। अब हमें ज़रूरत थी, जिस FIA को ज़रूरत थी उनकी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना है। साइफर कोई छोटा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा एक इस मुल्क में उसकी एक हाइप क्रिएट की गई थी, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उनकी कस्टडी ज़रूरी समझी थी उस इदारे ने, FIA ने, तो उन्होंने उसकी कस्टडी कोर्ट से डिमांड कर ली और कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको कस्टडी दे दी 4 दिन के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इट इज़ नथिंग, बाकी ठीक है, वो सीनियर हैं, बुजुर्ग रहनुमा हैं इस मुल्क के, हमें उसकी कदर है और ना हम किसी पार्टी का हम तो केयर टेकर हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि लॉ जो है वो अपना कोर्स में काम कर रही है और हम उसको इंश्योर करेंगे कि कोई इस तरह का जगह कोई, हम तो सुपरविजन कर रहे हैं, अगर कहीं कोई कोताही होगी तो एज अ सुपरवाइजर हम उसको ठीक करेंगे। और सब क्योंकि बतौर वजीर दाखिला आपके मातहत है FIA, तो जो कुछ FIA कर रहा है वो आपके मातहत होते हुए आपके अहकामात के तहत और आपकी इजाज़त के तहत कर रहा है, या वो भी इदारों के तहत कर रहा है? देखिए, मुल्क में बार बार आप इदारों का जिक्र करें, मैं FIA का जिक्र कर रहा हूँ, इदारों के तहत नहीं कर रहा है। FIA का एक DG है, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के तहत काम करती है। जहाँ जहाँ लॉ में को ब्रेक किया जाता है, जहाँ उनको ज़रूरत होती है, अनआइडेंटिफाइड तो नहीं छोड़ा जा सकता अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है। अगर साइफर है तो साइफर एक इशू तो है, साइफर का इशू PTI ने पहले पूरी कौम को बताया, तो अब उसको इन्वेस्टिगेट करना तो ज़रूरी है और FIA ने ऐसा समझा है कि उनको गिरफ्तार करके उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास, फिर मैं कह रहा हूँ कि फोरम मौजूद हैं। कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम FIA नहीं कर रही, कोई गैर कानूनी काम FIA नहीं कर रही। FIA ने जब कोई गैर कानूनी काम किया, यकीनन हमारी सुपरविजन भी होगी और हम उनसे पूछ भी करेंगे। एक और गिरफ्तारी हुई और वो ज़ाहिर पुलिस ने की, और वो भी आपके मातहत है, इस्लामाबाद पुलिस ने की। रात 1:40 पर FIR होती है, ईमान मज़ारी साहिबा को गिरफ्तार किया जाता है और उनके घर वालों का दावा है कि घर में पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद रात के अंधेरे में ज़बरदस्ती दाखिल हुए, दरवाज़ा तोड़ा, ईमान मज़ारी को घसीट कर ले गए, साथ में CCTV का सिक्योरिटी सिस्टम, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप सब ले गए। जो ईमान मज़ारी गिरफ्तार होती हैं, अली वज़ीर साहब गिरफ्तार होते हैं, तो इन्हें गिरफ्तार करना ही था, इदारों ने कहा था, या फिर कोई और वजह थी? इदारे क्यों कहेंगे, अगर इदारों को अली वज़ीर से या ईमान मज़ारी से क्या हुआ है? मैंने आपको बताया है कि लॉ है और लॉ को हाथ में नहीं दिया जा सकता। आप मुझे बताएं कि हमने PTM की क़यादत से मुज़ाकरात किए और उस मुज़ाकरात के नतीजे में उनसे कहा गया था कि वो तरनोल पे प्रोटेस्ट करेंगे, जो कि पीसफुली उनका राइट है असेंबल होना, लेकिन उन्होंने ये तो इजाज़त नहीं दी जा सकती कि किसी इंडिविजुअल को कि वो पाकिस्तान के उन इदारों पे जिनके ज़िम्मे दिफा है उनको इस तरह की तनकीद का निशाना बनाएं, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें जिस तरह की ईमान मज़ारी साहिबा ने और शाह महमूद अली वज़ीर साहब ने किए। तो मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ अनअटेंडेड नहीं जाती है। पुलिस ने एक FIR की, पुलिस वारंट्स लेके गई है, वारंट्स पुलिस ने तर्जमान ने शेयर किए मीडिया के साथ, उस वारंट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने फैसला करना है। सर, मगर रात 1:40 पर जो FIR हुई उसमें जो उनकी तकरीर है उसका जिक्र नहीं है, तोड़ फोड़ इन सारे के सारे मामलात का जिक्र है, पुलिस से लड़ने का जिक्र है। ऐसा क्या कर लेती ईमान मज़ारी साहिबा, तो वैसे भी अपनी वालदा के साथ रहती हैं, श्री मज़ारी साहिबा के साथ, कि पुलिस को रात के अंधेरे में जाके उन्हें गिरफ्तार हर हाल में करना था, उनकी चीज़ों को कब्जे में लेना था, CCTV पूरा सिस्टम भी लेके साथ जाना था। पाकिस्तान के कौन से कानून में लिखा हुआ है कि दिन को किसी को पकड़ा जा सकता है और रात को नहीं?
देखिए, ये पाकिस्तान की पुलिस अपना काम कर रही, उनको अपना काम करते रहना चाहिए। वो दिन को पकड़ें, रात को पकड़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुलजिमा है वो, और मुलजिमा जो है वो अपना वो फेस करेगी अपना ट्रायल, और कोर्ट्स ये डिसाइड करेंगे कि वो उनका जो इन पर FIR का मतन है आया, वो क्या उसकी सजा मुकर्रर करते हैं। मगर बुटी साहब, जब आपने कहा पाकिस्तान के किस कानून में लिखा हुआ है कि रात में नहीं गिरफ्तार कर सकते, क्या ऐसी वजह थी कि गिरफ्तार रात को 2 बजे घर में घुस के करना था? क्या उनके पास कोई असलाहा था? दहशतगर्द छुपाए हुए थे उन्होंने कि इतनी अर्जेंट गिरफ्तारी करनी थी? 140 पर FIR डालकर दूसरी FIR तो बाद में की है। पाकिस्तान भर में मुलजिम या मुलजिमा वो रातों को भी गिरफ्तार होते हैं, वो दिन को भी गिरफ्तार होते हैं। ऐसी क्या स्पेशल ट्रीटमेंट थी ईमान मजारी साहिबा के लिए कि उनको रात को नहीं गिरफ्तार किया जा सकता? मुझे तो ये आर्गुमेंट समझ नहीं आ रहा। मगर जो मुलजिम गिरफ्तार होते हैं वो ज़ाहिर है कोई किसी ऐसे जुर्म के तहत होते हैं कि पुलिस को लगता है कि इनकी गिरफ्तारी इस वक्त फौरी तौर पर इनके घर का दरवाज़ा तोड़ के इनका सिक्योरिटी सिस्टम लेके बड़ी लाजमी हो गई है, वरना ये खतरा है। मैं जानना चाह रहा हूँ ईमान मजारी क्या खतरा थी, अली वजीर साहब क्या खतरा थे? देखिए, गुजारिश सुने, बात इतनी है कि एक FIR हुई और पाकिस्तान का कानून कहता है कि FIR होने के बाद पाकिस्तान की पुलिस जो है वो किसी भी मुलजिम या मुलजिमा को गिरफ्तार कर सकती है, उससे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उस जुर्म के बाबत पूछ सकती है और उस जुर्म के बाबत अदालत में पेश करेगी एविडेंस के साथ। तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम कर रही है। सब तो ये तवक्को की जाए शाह महमूद कुरैशी साहब हों, ईमान मजारी साहिबा हों, अली वजीर साहब हों, इनको सही कंडीशंस में रखा जाएगा, कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं, कुछ कहने के लिए, किसी को छोड़ने के लिए कुछ ऐसा नहीं होगा? ईमान मजारी साहबा ने किसको छोड़ना है शाहजेब भाई? मैंने कहा ना, कुछ कहने के लिए या किसी को छोड़ने के लिए। शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए छोड़ने का लफ्ज़ समझ लीजिए और कहने के लिए ईमान मजारी साहिबा का समझ लीजिए, और अली वजीर साहब के लिए जी गुजारिश सुने। जहाँ तक शाह महमूद साहब का सवाल है या असद उमर साहब का सवाल है, असद उमर तो छोड़ चुके हैं और उन्होंने अपनी पार्टी की जो सेक्रेटरी जनरलशिप या बाकी चीज़ें थी वो छोड़ दी। किसी का मकसद को छोड़ना नहीं है। 9 मई के बाद ये जो पॉलिटिकल वायलेंस एक चीज़ आई है, लोग खुद रियलाइज करके उस जमात से अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, जिस जमात ने ऑर्गेनाइज तरीके से जत्था बना के पाकिस्तान के कौमी इदारों पे हमलावर हुए और पाकिस्तान के जो कौमी इदारों की शोहदा की जो निशानियां थी उन पर हमलावर हुए। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं हुआ। तो उसके बाद वो लोग खुद रियलाइज करके अगर छोड़ रहे हैं उस जमात को जिन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की साजिश की न सिर्फ स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि ये वक्त के साथ चीज़ें अनफोल्ड होंगी कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और इस साजिश को नाकाम बनाया गया है। और क्या दुरुस्त है कि असद उमर साहब को कल तहवील में रखकर और उसके बाद छोड़ दिया गया था? शाह महमूद कुरैशी साहब की तरह उन्हें नहीं गिरफ्तार किया गया? देखिए, अभी ये तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। उस मामले में किसी को वो अपना स्टेटमेंट उसको सिर्फ रिकॉर्ड करना होता है, किसी से मजीद टेक आउट करना होता है। तो दिस इज हाउ द लॉ इज वर्किंग ऑल ओवर पाकिस्तान। व्हाई वी आर ट्रीटिंग समवन स्पेशल? एग्जैक्टली बुटी साहब, यही मेरा सवाल है। इज दिस हाउ लॉ इज वर्किंग इन पाकिस्तान के? क्योंकि असद उमर पार्टी छोड़ चुके हैं इसलिए उन्हें छोड़ दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने पार्टी नहीं छोड़ी तो उन्हें नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। वो हमारे यहाँ सेनेट में 10 के करीब सेनेटर्स हैं या 15 के करीब सेनेटर्स हैं। नन ऑफ देम है उन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन वो सेनेट भी आते हैं, कार्रवाई का भी हिस्सा होते हैं और वहाँ तकरीरें भी करते हैं। बहुत शुक्रिया वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुटी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान खबर इस पर बात करेंगे। निगरान हुकूमत के आने के बाद भी रुपए की कदर गिरने और डॉलर की कदर बढ़ने का सिलसिला बरकरार है। 11 अगस्त के बाद से रुपया डॉलर के मुकाबले में 8.9 रुपये गिर चुका है और आज भी मजीद 1 रुपये 35 पैसे गिर गया है और डॉलर 297 रुपये 13 पैसे का होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह के करीब पहुंच चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर मुसलसल बढ़कर 308 रुपये तक का मिल रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि अगर ओपन मार्केट में डॉलर नीचे नहीं आया तो इंटरबैंक में डॉलर मजीद बढ़ेगा, क्योंकि IMF की शर्त के तहत 5 दिनों में इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट में औसत फर्क 1.25% से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी तकरीबन 4 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस वक्त ना सिर्फ ओपन मार्केट बल्कि इंटरबैंक में भी डॉलर्स की डिमांड है। जुलाई के महीने में करंट अकाउंट खसारा एक बार फिर वापस आ गया है और इसकी वजह बरामदाद
और तरसीलात ज़र का गिरना और इसके साथ साथ दरामदात का बैकलॉग क्लियर करना है। जून में $50 करोड़ का करंट अकाउंट सरप्लस था, मगर जुलाई में $80 करोड़ का करंट अकाउंट खसारा रहा है, जो गुज़िश्ता बरस जुलाई के $1.26 अरब के करंट अकाउंट खसारे से तो 36% कम है, मगर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि जुलाई के महीने में बरामदात सिर्फ $2.1 अरब और तरसीलात ज़र सिर्फ $2 अरब रहीं, जो इस माली साल के बरामदात के $30 अरब और तरसीलात ज़र के $33 अरब के टारगेट के हिसाब से बहुत कम है। और ये इसलिए भी तशवीशनाक है क्योंकि खित्ते के दीगर ममालिक यानी बांग्लादेश और भारत की बरामदात में तो इजाफा हो रहा है, मगर पाकिस्तान की बरामदात में कमी आ रही है और रुपए की कदर में कमी पहले से बुलंद महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगी, जिससे शरह सूद बढ़ाने का दबाव भी बढ़ सकता है, जो पहले ही 22% की बुलंद सतह पर है। और स्टॉक मार्केट में भी इस हवाले से गैर यकीनी नजर आई और आज 100 इंडेक्स 770 पॉइंट्स गिर गया। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।